एवरीवन, दिस इज शिल्पा ग्रो। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद ग्रो गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, पढ़ाई बेस्ट होंगे। तो कहानी की शुरुआत है वो हो चुकी थी डेमेट्रियस से। तो डेमेट्रियस अब है वो भारत की तरफ प्रस्थान करता है। तो भारत में आने के बाद वो कौन कौन सी जगह आता है और कौन से क्षेत्र को है वो अपने नियंत्रण में लेता है, तो वो आज हम देखेंगे। तो पिछले वाली वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए, डेमेट्रियस अब कहाँ आता है भारत में। तो मौर्य उत्तर काल थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो यूनानी और विदेशी जो यूनान के आए शासक उनके नाम भी थोड़े हैं वो अजीब अजीब है। तो कोई नहीं, जो भी हो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब देखो, डेमेट्रियस मैंने कहा था उसके सामने तीन विकल्प थे। या तो वो सेल्यूकस चतुर्थ जो उसका था साला, उससे है वो युद्ध करे, या फिर अपने जो क्षेत्र बैक्ट्रियाई को है वो उसमें मिला दे, या फिर है वो भारत की तरफ प्रस्थान करे। तो भारत की तरफ प्रस्थान करना उससे उचित लगा। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सोचा अगर मैं भारत की तरफ प्रस्थान करूंगा तो जो मैं भारत को अगर अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लूंगा, तो फिर बैक्ट्रियाई जो क्षेत्र है उसको लेना है वो इजीली हो जाएगा इसके लिए। तो ये देखो, इसके अलावा डेमेट्रियस को भारत की तत्कालीन केंद्रीय सत्ता कमजोर होने की जानकारी थी। तो डेमेट्रियस को ये पता था कि जो भारत की जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद में कोई ऐसे शासक नहीं आए जो इस शासन को है वो आगे ले जा सके क्रमबद्धता से। लेकिन ऐसे कोई शासक आए नहीं, जिसके अभाव में जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई। अतः 184-183 ईसा पूर्व के समय डेमेट्रियस भारत की ओर प्रस्थान करता है। तो देखो, 184 ईसा पूर्व में ये भारत की तरफ प्रस्थान करता है। तो इसी वक्त है वो अंतिम मौर्य सम्राट था वरदत्त, उसकी है वो हत्या कर दी जाती है उसी के अमात्य जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा। अब देखो, तो इसे इजी हो गया इसके लिए मार्ग। अब इस क्रम में डेमेट्रियस तक्षशिला के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करता है। तो अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं, तो इसके लिए अधिकार करना वो इजी हो गया। तो इस क्रम में डेमेट्रियस जो तक्षशिला है, तक्षशिला महाजनपद हमने देखा था, महाजनपद की क्लास में महाजनपद मैंने पढ़े थे। तो तक्षशिला महाजनपद की राजधानी है वो आप कमेंट में बताना। तक्षशिला महाजनपद पर ये सबसे पहले है वो अपना अधिकार करता है। पाकिस्तान में है वर्तमान में, लेकिन पहले वाला भारत है वो आपको इमेजिन करना है, क्योंकि उसमें है वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र है वो भारत के अंडर में आता था। अखंड भारत बहुत ही बड़ा था। इसके बाद पंजाब के क्षेत्र में अपनी सत्ता को विस्तार प्रदान करता है। इसके बाद है वो तक्षशिला में अधिकार करने के बाद ये है वो पंजाब के क्षेत्र में है वो और विस्तार करता है अपने क्षेत्रों का, तथा साकल नामक नगर की स्थापना करता है। तो यहाँ है ये साकल नामक नगर की स्थापना करता है, जिसे वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है वो तक्षशिला में अपना है वो साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद पंजाब, तो यहाँ पर है वो जो सियालकोट है वो साकल नामक नगर की स्थापना करता है, जिसे वर्तमान में है वो सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, नाम से जाना जाता है। तो पहले वाला भारत आपको ध्यान में रखना है। साकल को डेमेट्रियस अपने भारतीय क्षेत्र की राजधानी बनाता है। जो नगर इसने बसाया था साकल, या फिर जो वर्तमान का नाम है सियालकोट, इसे अपनी भारतीय क्षेत्र की राजधानी बनाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार डेमेट्रियस 190 ईस्वी में भारत के जो अफगानिस्तान था, भारत के अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के कुछ भागों पर अधिकार स्थापित करता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो डेमेट्रियस है इसने भारत के अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध का जो भी एरिया है उस पर ये अपना अधिकार स्थापित करता है। अब देखो, डेमेट्रियस द्वारा राजा महान डेमेट्रियस, अजय, रेक्स, इंडोरस इत्यादि कई प्रकार की देसी एवं यूनानी उपाधियां धारण की जाती है। तो अब है वो ये कुछ देसी एवं यूनानी उपाधियां धारण करता है, जैसे डेमेट्रियस राजा महान डेमेट्रियस, अजय, रेक्स, इंडोरस, ये है वो यूनानी उपाधियां हैं जो ये धारण करता है, कुछ देसी और कुछ यूनानी।
इतिहासकारों के अनुसार डेमेट्रियस सिकंदर के बाद पहला यूनानी शासक था जिसने भारतीय भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इतिहासकार ये बताते हैं कि डेमेट्रियस सिकंदर के बाद पहला शासक था, सिकंदर के बाद पहला शासक था जिसने भारतीय भूभाग पर अपना है वो नियंत्रण स्थापित किया। अब देखो ग्रीक विवरणों में, ग्रीक विवरण यानी कि जो यूनानी विवरण है उनमें है वो डेमेट्रियस को भारत का राजा कहा गया है। ये क्यों नहीं कहेंगे भाई, अपने वालों को सभी कहते हैं। तो ये ग्रीक विवरण से, जो ग्रीक विवरण है उसमें है वो डेमेट्रियस को भारत का राजा कहा गया है। वो यूनान वाले बोल रहे हैं भारत का राजा। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में जो कठ, मालव और क्षुद्रक जैसे शक्तिशाली गणराज्य थे इस समय तक योग्य उत्तराधिकार के अभाव में कमजोर हो चुके थे। तो पंजाब में जो कठ, मालव और क्षुद्रक जैसे गणराज्य थे, मतलब क्षेत्र थे, वो अब है वो शक्तिशाली जो गणराज्य थे वो योग्य उत्तराधिकार के अभाव में है वो कमजोर हो चुके थे सत्ता, क्योंकि उनको है वो अच्छा फिर शासक नहीं मिला, जिसके अभाव में वो गणराज्य है वो कमजोर हो गए। और देखो भाई यूनानी आक्रमणों को रोकने के लिए केंद्रीय सत्ता असक्षम थी। मतलब कि यूनानी आक्रमण थे हुए ना, उनको रोकने के लिए है वो केंद्रीय सत्ता असक्षम थी, रोक नहीं पाई क्योंकि सत्ता है वो कमजोर हो गई योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में। डेमेट्रियस के भारतीय अभियान की पुष्टि है वो पतंजलि का जो महाभाष्य है और गार्गी संहिता है और कालिदास के मालविकांगनी मित्र से होती है कि जो डेमेट्रियस है वो भारत में आया था। तो इसकी पुष्टि है वो पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास के जो मालविकांगनी मित्र से होती है। अब देखो एक कलिंग राज का खारवेल का जो हाथी गुंफा अभिलेख है में डेमेट्रियस को भारत का आक्रमण, भारत पर आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। जो कलिंग राज का जो खारवेल अभिलेख है, हाथी गुंफा अभिलेख, इसमें है वो डेमेट्रियस द्वारा भारत पर आक्रमण करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखो इस शिलालेख में डेमेट्रियस को दिमित अथवा डेमेट्रियस कहकर संबोधित किया गया। जो ये शिलालेख है इसमें डेमेट्रियस को दिमित अथवा डेमेट्रियस कहकर संबोधित किया गया है। शिलालेख में डेमेट्रियस की सेना सहित पाटलिपुत्र से 70 किलोमीटर दूर राजगृह में उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। जो ये शिलालेख है इसमें बताया गया है कि जो डेमेट्रियस की सेना थी वो पाटलिपुत्र से 70 किलोमीटर दूर जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र की राजगृह पाटलिपुत्र की राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी राजगृह। तो वहां है वो उसकी सेना की उपस्थिति का है वो उल्लेख किया गया है। लेकिन ये बात पूर्णतः है वो प्रमाणित तो नहीं है क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में है, पूर्णतः प्रमाणित तो नहीं है। अब देखो इतिहास है वो प्रमाणों के आधार पर ही चलता है। आंशिक जो प्राचीन इतिहास है उसके इतने स्रोत नहीं मिलते हमें, कुछ मिलते हैं। तो प्रमाणों के अनुमानों के आधार पर कहते हैं कि यहाँ पर है वो इसकी सेना ठहरी थी। तो आज वाली जो इतिहास है, आज का जो इतिहास है वो रिकॉर्ड हो गया है। तो जब आज का इतिहास बच्चों को पढ़ाएंगे हम आने वाली पीढ़ी में, तो फिर उस इतिहास को पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको ओरिजिनल में दिखाएंगे, वीडियोग्राफी दिखा देंगे, क्योंकि ये है वो डिजिटल युग है, वैज्ञानिक युग है। तो आने वाला जो युग होगा इतिहासकार बोल सकते हैं कि वो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग होगा, क्योंकि अभी तो क्रांति शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा है वो बड़े स्तर पर है वो आने वाले टाइम में हो जाएगा। अब देखो एक यूनानी लेखक है स्ट्रेबो। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के विवरण जियोग्राफिका से ज्ञात होता है कि डेमेट्रियस के भारत आक्रमण के समय उसका जो सेनापति था वो मिनेंडर प्रमुख सहयोगी अथवा सेनापति था। तो एक यूनानी लेखक है, यूनानी जैसे भारतीय लेखक होते हैं वैसे यूनान का एक लेखक है जिसका नाम है स्ट्रेबो। तो उसका जो ग्रंथ है या फिर विवरण है
ज्योग्राफी का, उससे प्राप्त होता है। उसमें ये बताया गया है कि डेमेट्रियस के भारत आक्रमण के समय है वो डेमेट्रियस का जो सेनापति था वो था मिनेंडर अथवा मिलिंड। तो देखो डेमेट्रियस का जो भारत आक्रमण के समय मिलिंद अथवा मिनेंडर प्रमुख सहयोगी अथवा सेनापति था। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे मिनेंडर के बारे में। मिलिंद अथवा मिनेंडर एक ही नाम है। अब देखो इतिहासकारों के अनुसार डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के प्रचलित करवाए। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये पहला शासक था जिसने वो सोने के सिक्के प्रचलित करवाए, यूनानी इतिहासकार। तो इसके आगे हम है वो इसी को डेमेट्रियस को पढ़ेंगे। अब ये और भी बहुत सारी चीजें करेगा, उसके बाद उसके सेनापति को पढ़ेंगे। तो कहानी है वो जारी है सीक्वेंस के साथ। आपको बिल्कुल भी कहीं भी घबराना नहीं है। एक दो बार वीडियो पुनः देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री है भाई, कहानी के जैसे पढ़नी पड़ती है, कोई रट्टा मारने वाली तो बात है नहीं। जो घटित हो चुका है वो घटित हो चुका है। अब तो